Hello, good morning students. Today I am going to discuss sample question paper 5 of class 9. So you all know the question pattern of these examinations. So the question consists of 5 sections. Section A to E, in which section A having 20 questions carrying 1 marks each. Section B having 5 questions carrying 2 marks each. Section C has 6 questions carrying 3 marks each. Section D has 4 questions carrying 5 marks each. And section E, which is the last section, case-based integrated units of assignments carrying 4 marks each. Means you have to complete this all section within 3 hours. So you have the time limit of about 3 hours. So in 3 hours you have to complete these all sections. So I am going to start the section A portions. The first questions tells that the point which lies on y-axis at a distance of 6 unit in the positive direction of y-axis. इसका मतलब क्या हुआ? वो पॉइंट के बारे में बोला जा रहा है. वो पॉइंट बताना है जो y एक्सिस पे होता है, y एक्सिस पे होगा. यानी y एक्सिस क्या है? y एक्सिस ये है. तो y एक्सिस पे बहुत सारा पॉइंट होता है, ठीक है. लेकिन इस एक्सिस पे वो पॉइंट की बात कर रहा है जो 6 यूनिट है इन पॉजिटिव डायरेक्शन y एक्सिस. मतलब यहाँ से यहाँ 6 यूनिट है. तो बताओ अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो इस कोऑर्डिनेट पे बताओ x का कुछ वैल्यू है, x का वैल्यू कुछ नहीं है. देखो यहाँ 0 है तो 0 होगा और y क्या हो गया? 6 हो गया. तो 0 6 इसका आंसर होगा 0 6, ऑप्शन डी. क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 मीटर. मतलब 60 मीटर है इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर. तो 60 मीटर जब इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर है तो बताओ सभी को पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका ऑल साइड क्या होता है? इक्वल होता है. ऑल साइड इक्वल होता है तो इसका मतलब मान लेते हैं ये साइड ए यूनिट का है. तो पेरीमीटर क्या कहलाता है? पेरीमीटर तो सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि 3a का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 3a का वैल्यू 60 दिया हुआ है. तो बताओ a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 60/3, इसका मतलब 20. अब इस 20 और यूनिट क्या लिखेंगे? मीटर. अब इसका बाद पूछ रहा है फाइंड द एरिया. तो एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर. ठीक है. अब बताओ √3/4 साइड कितना है? 20 इंटू 20, 4 5 20, 20 इंटू 5 100√3. तो 100√3 का आंसर है 100. ये सब देखो रूट हटा हुआ है तो 100√3 इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पर दोनों में 100√3 आ रही है, 100√3. ठीक है, ये आंसर हो जाएगा. इसके बाद यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है. इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल. ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ए बी डायमीटर है और एंगल ए ओ एस इज इक्वल टू 40 डिग्री. यानी कि ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री है. तो बताओ द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू. ठीक है. तो इसका x का वैल्यू क्या होगा? तो x का वैल्यू बताना है. तो अब देखो यहीं पर यहाँ 40 है तो इसका वैल्यू कैसा आएगा? ये कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है? देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल देखो यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे देखो ये 40 डिग्री है. अब बताओ ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये 40 दोनों साइड सेम होगा और ये कॉर्ड है AC. ठीक है. अब तुम ये बताओ कि इसके सामने का साइड ये है तो ये इसके सामने का एंगल ये भी हो जाएगा x और ये भी x हो जाएगा. ठीक है. अब तुम ये बताओ x का वैल्यू निकालना है. तो अब ये बताओ 2x + 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा. यू ऑल नो द एंगल सम ऑफ ट्रायंगल. 2x इज इक्वल टू 140 तो x का वैल्यू 70 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. तो इसका आंसर क्या आएगा? 70 डिग्री. नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर ABCD पैराग्राम इन विच ABD 45 डिग्री 75 डिग्री फाइंड CBD. अब देखो यहाँ पे निकालना है फाइंड CBD. ये एंगल निकालना है और ये क्या है? पैराग्राम है. तो पैराग्राम है तो सभी को पता है कि 75 है तो इसका अपोजिट एंगल का बराबर होता है. ठीक है. अब बताओ ये पैराग्राम है तो ये CD और ये ट्रांसवर्सल होता है 45, ये 45 हो जाएगा. अब बताओ सभी को पता है कि पैराग्राम जो होता है उसका जो एडजेसेंट एंगल का सम भी होता है क्या होता है? वो 180 डिग्री का होता है. सभी को पता है. ठीक है. क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल इसी को कहते हैं. तो बताओ मान लो ये x है, अगर ये x का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये CBD के अंदर आ जाएगा. तो बताओ 75 + 45 + x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 180 डिग्री. बताओ 75 45 5 5 10 0 7 4 11 1 12 प्लस x इज इक्वल टू 180. बताओ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 60 डिग्री. तो यहाँ इसका आंसर 60 डिग्री. नेक्स्ट, द प्रोडक्ट इज इक्वल टू. अब देखो ये प्रोडक्ट मिसिंग है
तो यहाँ प्रोडक्ट मिसिंग है, कुछ ऐसा ही रूट करके होगा, तुम लोग बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है प्रोडक्ट में, ठीक है। इसके बाद 6 में देख लो, तो इसमें क्या होता है, ये एंगल निकालना है हमको, ठीक है। ये एंगल, अब बताओ ये एंगल कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो ये दोनों एंगल दिया हुआ है, तो 135 डिग्री, तो ये सभी को पता है लीनियर पेयर से ये दोनों का एंगल का वैल्यू 180 होगा। तो बताओ 180 में 135 ज़्यादा कितना बचेगा, तो 135 और 5 140, 40 यानी 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ देखो ये भी 180 होता है, तो 110 और ये 70 हो जाएगा, तो 70 और 45 क्या हो गया, 7 चौक 11, 115, तो 180 में 115 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 में 5 गया 5 और 7 में 1 गया 6 और ये खत्म, 65 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो, इफ़ x = 3 एंड y = -2 सेटिस्फाई इतना, तो बताओ ये एक लीनियर इक्वेशन है, इस लीनियर इक्वेशन में x का वैल्यू 3 पुट करना है और y का वैल्यू -2 है, तो बताओ x k का वैल्यू निकालना है, तो ठीक है। तो 5 x का वैल्यू क्या पुट करना है 3 और y -y क्या है -2 = k, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो 5 से 15 + 2 = k, तो k का वैल्यू 17 हो जाएगा, तो आंसर 17 हो गया। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, तुम सभी को पता है क्वेश्चन रेट में कि द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, तो हमेशा याद रखना नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्वेश्चन 9 कह रहा है डेसिमल फॉर्म्स ऑफ 2/11, 2/11 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा, तो सभी को डिवाइड कर दो, 11 और 2 0.0, 11 × 11 9.0 दिया हुआ है 8, तो देखो 0.18 है, देख लो कहीं पे 0.18, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन 10 में कह रहा है इफ़ वन एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब सभी को पता है पैरेललोग्राम में के बारे में बोल रहा है कि इसमें जो एक एंगल है, मान लो ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसमें बोल रहा है कि एक एंगल जो है इज 24 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, मान लेते हैं ये एक स्मॉलेस्ट एंगल x है, ठीक है। तो दूसरा एंगल के बारे में बोल रहा है कि ये जो एंगल है ये ट्वाइस x - 24 है, मतलब 24 लेस है किससे, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल से, तो ये एंगल है। अब बताओ ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होता है, एडजेसेंट एंगल है, तो इसका क्या वैल्यू होगा 180, तो 180, तो 2x - 24 + x = 180 डिग्री, 2x + x 3x = 180 + 24, इट मीन्स 3x = 180 और 20 हो जाए 204, x = 204/3, 3 6 times 18 और 3 8 times 24, x = 68, and the question is asking to find the value of largest angle. Largest angle is 2x - 24, so 2x - 24 = 2 × 68 - 24, 8 2 times 16, 6 remaining 1, 12 और 1 13 - 24, 6 -4 we get 2, 3 - 1, 3 - 2 we get 1, 112. 112 is the final answer of this question. Next, question number 12. The equation x - 2 = 0 on number line is represented by, you all know x - 2 = 0, it means x = 2. You all know the concept of x means x = constant, x = constant, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी लाइन x कांस्टेंट के बराबर होगा तो वो लाइन y के पैरेलल होगा, क्या होगा, वो लाइन y के पैरेलल होगा, तो हम इस लाइन को y पैरेलल बना सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह अगर कोई भी लाइन y = कांस्टेंट के बराबर हो तो वो लाइन क्या होगा, x के पैरेलल होगा, ठीक है। नहीं x एक्सिस ये है तो x एक्सिस के पैरेलल ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा था इक्वेशन x - 2 = 0 नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स, अब बताओ ये x = 2 क्या बताएगा, पैरेलल टू y एक्सिस, तो पैरेलल टू y एक्सिस है, ऐसे ही बताओ ये एक लाइन ही बताएगा, तो इनफाइनाइट मेनी लाइंस नहीं, 2 लाइंस नहीं होगा, अ पॉइंट नहीं होगा, अ लाइन होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद इन गिवन फिगर OAB ये 110 डिग्री है, ये 130 डिग्री है, एंगल ABC ये x का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू, ठीक है। इसका वैल्यू निकालने के लिए पता है, ये सब तुम लोग बनाए भी होंगे, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, एक लीनियर पेयर से आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ 70 डिग्री ये हो जाएगा, और ये बताओ ये एंगल अगर 130 है तो बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना, तो 130 है तो ये भी 130 हो जाएगा,
130 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 180 में 130 जाए तो 50, तो 70 50 हो गया 120, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 60, क्योंकि ये ट्रायंगल है तो 60 इसका आंसर है 60। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 5 माइनस रूट थ्री बाई 2 प्लस रूट थ्री इजिकल टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई, इस तरह है, ठीक है। तो निकालना है x का और y का वैल्यू क्या होगा। तो सभी को पता है इस क्वेश्चन को सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज क्यों करते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है, इरेशनल से रेशनल में बनाने के लिए डिनोमिनेटर को हम लोग रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो देखो ये 2 प्लस रूट थ्री है, इसको रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री बाई 2 माइनस रूट थ्री। अब बताओ ये सभी को गुना करने आता है, 5 को 2 से एक बार गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 को माइनस रूट थ्री से गुना करें तो -5 रूट थ्री हो जाएगा। उसी तरह रूट थ्री को हम करेंगे 2 से तो -2 रूट थ्री हो जाएगा। उसी तरह माइनस रूट थ्री को माइनस रूट थ्री से +3 हो जाएगा, बाई a प्लस बी, a माइनस बी नीचे है तो a का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। बताओ 10 और 3 13 और -7 रूट थ्री बाई 4 माइनस थ्री, 13 माइनस 7 रूट थ्री बाई 1। अब बताओ ये हो गया क्या, x प्लस रूट थ्री वाई के फॉर्म में। तो बताओ x का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 और y का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस के साथ लेंगे -7, तो 13 और -7, 13 -7 ये हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है क्या, ये क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि 15 में क्या कह रहा है कि ये एक साइक्लिक ऑर्बिटल है जिसमें ये 60, ये तुम्हारा ये जो 60 नहीं है, ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 है, निकालना BCD, ये एंगल निकालना है, ठीक है। और देखो यहाँ पर देखो यहाँ मेंशन नहीं किया एंगल, यहाँ पे ये डायमीटर ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये सिंपल ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है। अब तुम देखो ये 50 है तो बताओ ये 50 हो जाएगा। अब यहीं पे देख लो ये ट्रायंगल पूरा बन गया, इसमें 60 है और 50 है, तो 60 50 हो गया 110। अब पूरे ट्रायंगल का एंगल का सम होता है 180, तो 180 में 110 जाएगा तो 70 आएगा, तो इसका आंसर हो गया 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 जो है क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इस लाइन पे कौन सा पॉइंट लाइक कर रहा है। अब देखो कोई पॉइंट लाइक कर रहा होगा, बारी बारी पुट करके देख लो, x का वैल्यू 2 और y 8 पुट करो, ये 8 है और ये हो गया 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या 2 प्लस 3, तो ये 4 और 3 7, तो ये तो आंसर गलत हो गया। 5 और 15 पुट कर देखो तो y 15 है, 15 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 3, तो 10 और 3 13, ये भी गलत हो गया। देखो ये क्या है 4 और 12 देख लो, 4 12 क्या है, तो 4 12 हो गया y, और 2 इंटू 4 प्लस 3, तो 8 प्लस 3 11 हो गया, तो ये भी आंसर गलत है। देखो यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा है, ऐसे 3 और 9 है, पुट करो देखो तो 3 और 9, तो 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 3 आ गया, यह है 6 प्लस 3 हो गया 9, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट है ये 3 और 9 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हाउ मेनी लाइन्स पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। अब बताओ 2 पॉइंट है, इससे कितना लाइन निकलेगा, इससे तो एक ही लाइन जाएगा, तो ओनली 1, ठीक है। क्वेश्चन 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है। तो देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल जो है इस तरह दिया हुआ है डिवाइड में, तो ये जो पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में ये ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे पहले क्या बताया था कि सभी जो टर्म होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए एक दूसरे से। दूसरा कि जो पावर होगा वेरिएबल का वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पर बताओ ये क्या, ये 2z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे देखो a z माइनस 1 बाई जेड प्लस 1, ये तो पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसका वेरिएबल नीचे है तो नेगेटिव में आएगा। देखो -1 है तो -1 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो अभी तो हम तो आंसर यही लग रहा है। एक ये है एक्स स्क्वायर प्लस ये है 3 बाई रूट एक्स, ठीक है, इस तरह का ऑप्शन है, तो रूट नीचे आ गया तो ये भी तो गलत हो गया। अब देखो ये क्या है जेड स्क्वायर -2 बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये भी नहीं होगा, तो यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन हो गया, लेकिन 19 और 20 क्वेश्चन जो होगा वो असेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। अब दो यहाँ पे क्या असेशन इज क्या कर, दो क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है
असर्शन इन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल ABC में बोल रहा है कि AD मीडियन है। मीडियन क्या है? AD है। और AD को प्रोड्यूस किया जा रहा है कहाँ तक? X तक प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि ये जो कोलेट्रल है, ये कोलेट्रल है, तो बताना है क्या ये ABXC ये क्या है? एक कोलेट्रल, लेकिन बोल रहा है ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है। बताओ डायगोनल AX एंड BC बाइसेक्ट से। अब देखो यहाँ पर सिंपल बोल रहा है कि जब मीडियन है AD तो ये बराबर ये है, और दूसरा ये बराबर ये भी दिया हुआ है। अब बताओ यहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट आ रहा है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो बताओ कौन सा कोलेट्रल ऐसा है जिसमें डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर हो रहा है एट 90 डिग्री पड़े हो। तो अगर ये रोम्बस होता तो बताओ डायगोनल तो बाइसेक्ट ईच अदर कर रहा है लेकिन 90 डिग्री तो है नहीं, ठीक है। तो ये सिंपल क्या होगा? रोम्बस नहीं होगा, सिंपल कोलेट्रल होगा। क्यों? कि कोलेट्रल कहीं डायगोनल बाइसेक्ट करता है ईच अदर, तो इसीलिए ये डायगोनल AX एंड BC बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो क्या राइट एंगल बाइसेक्ट कर रहा है? तो राइट एंगल में बिल्कुल नहीं बाइसेक्ट कर रहा है क्योंकि एंगल नहीं दिख रहा है। अब इसके बाद देखो तो बताओ ये असर्शन A क्या है? सही है, असर्शन A सही है, लेकिन रीजन क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है लेकिन ये दोनों का एंगल 90 नहीं है, इसलिए फॉल्स है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि राइट एंगल है, ठीक है। तो असर्शन A इज ट्रू बट रीजन R इज फॉल्स, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ देख लो असर्शन A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ये क्वेश्चन 20 असर्शन A 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन ये 2/5 एंड 11/20 एंड 3/5। 2/5 और 3/5 के बीच में ये 3 रेशनल नंबर है। अब तुम चेक करके देख लो क्या ये सही है। तो 9/20 है, 10/20 और 11/20 है। तो अगर 20 है तो इसका डेसिमल को क्या किया? 4 टाइम्स गुना किया। तो देख लो 2/5 को 20 बनाएंगे तो 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, और 3/5 है 20 बनाएंगे तो 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी। तो क्या हो गया? 8/20 और ये हो गया 12/20। तो 8/20 यानी कि इसके बाद का 9/20 सही है, 10/20 हो गया, 11/12 यानी कि असर्शन A करेक्ट है। रीजन B देख लो या R बोल सकते हो उसको, क्या है? अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स P एंड Q इज, यानी कि ये क्या सही है? मतलब एक रेशनल नंबर अगर 2 रेशनल नंबर के बीच में निकालते हैं तो क्या उसका फॉर्मूला ये ना होता है हाफ A प्लस, ये तो बताया। तो रीजन R भी सही है। तो दोनों जब A और R सही होता है असर्शन रीजन, तो इसमें दो ऑप्शन होता है कि R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A और R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो बताओ ये कौन सा ऑप्शन होगा? तो सिंपल है, बोथ A एंड R इज ट्रू, R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। इसी से भी तो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है सेक्शन बी की बात करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी में सभी को पता है सेक्शन बी कितने क्वेश्चन का होगा। तो सेक्शन बी में जो क्वेश्चन होगा वो होगा, देख लो यहाँ पर सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होगा और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेक्शन बी देखो, इफ अ पॉइंट O लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड R सच दैट PO इज इक्वल टू OR देन प्रूफ PO इज इक्वल टू हाफ PR। अब देखो यहाँ पर सिंपल है कि अगर कोई पॉइंट O है जो कि P और R के बीच में है, यानी O है P और R के बीच में O है, ठीक है, बीच में देखो बिटवीन है, ठीक है। और P इज इक्वल टू OR, PO इज इक्वल टू OR है, प्रूव दैट PO इज इक्वल टू हाफ PR, यानी कि PO को हाफ PR नहीं बना सकते हैं। तो देख लो सिंपल सी बात है। अब हमको PO देखना है और PR देखना है, बस ये दो चीज़ को हमको देखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, ठीक है। अब तो रिलेशन यहाँ है, तो बताओ PO और PR को क्या कर सकते हैं कि PR को हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, PR इज इक्वल टू PO प्लस OR। अब बताओ दोनों तो मिड पॉइंट है, बराबर है, तो रखना क्या है? PO और PR। तो बताओ PR को रखना है और PO को रखना है। तो बताओ OR जो है उसके यहाँ पे हम PO रख सकते हैं, रख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है? सेम है। तब बताओ क्या यहाँ से लिख सकते हैं PR इज इक्वल टू 2PO। अब देखो 2PO आ गया, तो बताओ PO से रिलेट करना है, तो PO इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 उधर जाएगा तो क्या होगा? PR/2 हो जाएगा। तो PO इज इक्वल टू PR/2, ठीक है। तो ये 2 नंबर मिल गया, सबसे इजी क्वेश्चन है। अब इसके बाद वाई इन एग्जाम 5 इन द लिस्ट ऑफ इंक्लूड एग्जाम कंसिडर यूनिवर्सल ट्रूथ। तो बताओ ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माना जाता है एग्जाम नंबर 5 को? क्योंकि देखो एग्जाम नंबर 5 क्या है? प्ले होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ठीक है। यानी एक होल नंबर है और कोई पार्ट है, तो होल नंबर मान लो कुछ भी है। मान लो एग्जाम 5 कहता है कि द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। अब बताओ
होल हमेशा पार्ट से बड़ा होता है। जैसे मान लो होल क्या है, टू, टू हमेशा ग्रेटर होगा 1/2 से, इसका पार्ट से। मान लो थ्री है, थ्री हमेशा ग्रेटर होगा 2/3 से। तो ये तो होल नंबर है और ये क्या है, इसका एक पार्ट है। तो देखो होल ही ग्रेटर देन पार्ट, तो पूरे इन्वर्स में ये ट्रूथ है, ठीक है। इसलिए ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता है। बस ये लिखना है, होल नंबर कंसेप्ट को लिख देना है, बस खत्म। 23 देखो अब यहाँ पे, इन फिगर इफ ए बी सी एंड ए डी बी इक्वल ट्रायंगल, यानी कि सिंपल ए बी सी इक्वल ट्रायंगल है और ए बी डी भी इक्वल ट्रायंगल है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट सी और डी, सी और डी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बताओ सी और डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अब यहाँ पे ये ध्यान दो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहाँ क्या पर है कि देखो ये माइनस ए है यहाँ पर, यहाँ भी ए है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी ए और ये भी ए। अब तुम देखो तो ये साइड क्या हो गया, 2a हो गया, तो ये भी 2a हो जाएगा और ये भी 2a हो जाएगा, ठीक है। बताओ इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, बताओ इस कोऑर्डिनेट में x का वैल्यू कुछ है, कुछ नहीं है, तो 0। y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को देखो बढ़िया से, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल को देखो, ये ग्रीन कलर से जो हम लिख रहे हैं ट्रायंगल को देखो अच्छे से, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखो ये 90 डिग्री है, क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेनियस है। तो सभी को पता है एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ एच हो गया क्या, 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ओसी का स्क्वायर और बेस क्या हो गया, ओबी यानी कि ए, तो ए का स्क्वायर। अब यहाँ देखो 2a का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ओसी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तब यहाँ से ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस ए चल जाएगा तो 3a स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से ओसी इज इक्वल टू √3a स्क्वायर, तो √3 का √3 हो जाएगा और ए स्क्वायर से ए हो जाएगा। तो बताओ ओसी क्या हो गया, √3a, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या होगा, √3 हो गया, तो यहाँ पुट करेंगे √3a और यहाँ पे क्या पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू 0 और वाई निगेटिव, तो -√3a, इसका कोऑर्डिनेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 कह रहा है प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी बाई a-1 यानी कि 1/a और b-1 यानी कि 1/a b हो गया, प्लस b और c-1 यानी कि 1/bc प्लस 1/ac। इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, a b c के बराबर आना चाहिए, ये प्रूफ करना है। तो बताओ अब हम स्टार्ट करते हैं, ये मेरा कौन सा पार्ट हो गया LHS। तो LHS से स्टार्ट करना है इसी को। अब देखो इसको सॉल्व करो पहले, तो a प्लस बी प्लस सी, दो नीचे पहले सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा ए बी सी। यहाँ से ए बी कट जाएगा तो क्या बचेगा सी यहाँ आ जाएगा, प्लस यहाँ से बी तो बी सी कट जाए तो क्या बचेगा ए, तो ए यहाँ आ जाएगा, प्लस ए सी कट जाएगा यहाँ से तो क्या बचेगा बी, तो यहाँ बी आ जाएगा। तो बताओ ये ए बी सी ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है। तो बताओ a प्लस बी प्लस सी इंटू ऊपर जाए तो ए बी सी बाई नीचे क्या बच गया a प्लस बी प्लस सी, क्या इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो क्या बच गया ए बी सी इज इक्वल टू RHS, लिख देना LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ्ड, ठीक है। इस शर्त को प्रूफ करना है। अब नेक्स्ट जो है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो p/q के फॉर्म एक्सप्रेस करने के लिए तुम क्या करेगा, यहाँ पर देखो 0.357 पे रेकरिंग है, इसको x मान लो। अब देखो रेकरिंग को पहले 3 बार लिख लो, x इज इक्वल टू 0.35777, ठीक है। अब इसके बाद तुम क्या करोगे, इसके बाद तुम देखो ये सबसे 2 नंबर का, इसलिए स्टेप लिखना जरूरी है, शॉर्टकट मत मारना इसमें, ठीक है। इसमें क्या हो गया x इज इक्वल टू ये। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद देखो डेसिमल जो रिपीटेशन तो यहाँ दिख रहा है, ठीक है, रिपीटेशन तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन रिपीटेशन से पहले जो 2 डिजिट है उसको लेके चले जाओ किस साइड, डेसिमल के इस साइड। तो 2 डिजिट है तो यहाँ x है तो यहाँ पे 100 करना होगा, तो क्या हो जाएगा 35.777, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो रिपीटेशन हो रहा है वो डिजिट को भी लेके जाओ, तो एक डिजिट को लेके जाएंगे इसके यहाँ पर, तो यहाँ 100x ऑलरेडी जाते हैं, क्या हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 357.77 हो गया। अब ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि वो 2 इक्वेशन को सिलेक्ट करो जिसमें डेसिमल के राइट हैंड साइड में सेम हो। तो बताओ डेसिमल राइट हैंड साइड में ये 777 है, डेसिमल राइट हैंड साइड में 777 है
और लेकिन डेसिमल के राइट हैंड साइड में ये 35, तो ये तो गलत हो गया, ये तो लेंगे ही नहीं, ये और ये लेंगे। तो बताओ इन दोनों को सेपरेट करो, तो 1000 में 100 जाए तो कितना बचेगा 900 x इज इक्वल टू, अब 357.77, तो पॉइंट के इधर देख लो, इस 7 में 7 जाएगा कितना बचेगा 0, और 7 में 7 जाएगा 0, 0 हो गया पॉइंट। 7 में 5 गया कितना बचेगा 2, 5 में 3 जाएगा कितना बचेगा 2, और 3 ऑलरेडी है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया 322/900, तीनों पाए तो कट नहीं रहा है, इसलिए x का वैल्यू हो गया 322/900, इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये और के साथ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। दो यार 25 में कह रहा है, अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जो हो गया ये हो गया वॉल्यूम से आया, तो वॉल्यूम से आया तो क्या ध्यान रखना है, इसमें फिगर भी बनाना है और साथ ही साथ यूनिट भी मेंशन करना है, क्योंकि स्टेप वाइज मार्क में ये चीज़ कंसिडर किया जाता है, ठीक है। 2025 क्या हो रहा है, इज अ वॉल्यूम राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इतना एंड इतना जितना, ठीक है। देखो एक कोन बनाओ, सबसे पहले फिगर बनाएंगे, तो कोन में बोला ये कोन है, इस कोन का हाइट क्या दिया, राइट सर्कुलर कोन है, इसका हाइट है 9 सेंटीमीटर। तो देखो ये हाइट यहाँ से यहाँ तक हम क्या बना देंगे 9 सेंटीमीटर, ठीक है 9 सेंटीमीटर। इसके बाद इज इतना, तो बताओ क्या दिया वॉल्यूम जो है वो कितना है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, तो डायमीटर ऑफ बेस मतलब हमको रेडियस निकालना है। तो बताओ वॉल्यूम दिया हुआ है कोन का, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ देखो वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 48 पाई, तो 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ इज इक्वल टू 1/3 पाई को पाई रखो, r हमको नहीं पता है तो r स्क्वायर और h क्या 9। अब यहाँ से r स्क्वायर निकल सकता है, पाई पाई कट गया, बताओ 3 3 9 हो गया, बताओ ये 3 से कट जाएगा 3 जो है 3 3 1 4 1 और 8 3 से 18। अब बताओ r स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया 16, तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा +-4 आएगा, ठीक है। तब देखो फाइंड डायमीटर ऑफ बेस, अब बताओ r का दो वैल्यू आ गया +4 -4, तो -4 तो लेंगे नहीं क्योंकि डायमीटर निगेटिव नहीं रहेगा, ठीक है। तो r हो गया 4 सेंटीमीटर और डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका इसके साथ और भी इसके साथ है, ठीक है, और मतलब ये बनाओ या तो ये बनाओ, ठीक है। तो और भी डिस्कस कर देते हैं। देखो यहाँ पर अ टीम ऑफ 10 interns and one professor from zoological department visit a forest where they set up a conical tent, यानी कि a team of 10 interns जा रहा है और एक प्रोफेसर जा रहा है, एक जूलॉजिकल डिपार्टमेंट जा रहा है जहाँ के विजिट कर रहा है एक फॉरेस्ट, और वेयर दे सेट अप कॉनिकल टेंट, वहाँ एक टेंट बना रहा है फॉर द रिकॉर्ड रहने के लिए। देयर दे परफॉर्म्स एक्टिविटीज लाइक प्लांटिंग सैपलिंग, योगा, क्लीनिंग लेक्स, टेस्टिंग द वाटर फॉर कंटामिनेट्स and pollutants level, desilt the lake bed and also using the silt instrument birds। यानी कि सिंपल सी बात है, इतना बड़ा स्टेटमेंट में सिर्फ ये ध्यान में रखना कि हमसे एक पूछा जा रहा है कि एक कोनिकल टेंट बनाया जा रहा है रहने के लिए, ठीक है। अब रह कर क्या करेगा उससे हम कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पर देखो फाइंड रेडियस एंड हाइट, क्या निकालना फाइंड करना है, क्या एक रेडियस दूसरा हाइट ऑफ द टेंट का। इफ द बेस एरिया ऑफ टेंट दिया हुआ, बेस एरिया टेंट क्या हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ दोनों में क्वेश्चन है, तो बताओ बेस एरिया दिया हुआ है, बेस मतलब क्या इस सर्कल दिया हुआ है तो एरिया ऑफ सर्कल ही ना बेस होता है। तो बताओ एरिया ऑफ सर्कल ये क्या दिया हुआ है 154। अब इससे देख लो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि एरिया का यूनिट होता है, तो 154 स्क्वायर। अब इसके बाद बताओ क्या यहाँ से एरिया ऑफ सर्कल पार स्क्वायर होता है 154। अब यहाँ आर स्क्वायर निकल सकता है 154 बाई पाई मतलब 22/7, 7 ऊपर चल गया, तो 11 2 22, 11 बन गया 11 4 4 11 4 44 2 7 टाइम्स। तो बताओ 7 इंटू 7, तो आर का वैल्यू क्या आएगा 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, तो लेटरल सरफेस एरिया बोलो या कर्व सरफेस एरिया बोलो, ये दोनों का वैल्यू क्या दिया हुआ है 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका, तो कर्व सरफेस एरिया होता है पायर एल, होता है ना पायर एल होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए हमको, ये हाइट चाहिए, रेडियस तो आ गया है 7, बताओ हाइट चाहिए हमको, लेकिन हाइट निकालने के लिए हमको दिया हुआ है
क्या इसका यूनिट दिया, तो बता लेटर सर्विस एरिया पाई आर एल इज इक्वल टू 396। बताओ पाई आर हो गया 7, एल को क्या लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू पता है सभी को अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना, तो लिख दो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर तो पता है 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 396। अब देखो जो कैंसिल आउट हो उसको कैंसिल करो। अब देखो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 49 का वैल्यू क्या आ गया 396 बाई 7 और पाई का वैल्यू 22/7 कट गया 7 22 दिख रहा है नहीं 11 से कटेगा देखो 11 to 22 11 से 33 6 6 11 से 36 66 अब 2 और यहाँ पर है 36 तो 18। तो बताओ अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू क्या आ गया 18। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड वो रूट हटाना है यहाँ से, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ जो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद एच स्क्वायर प्लस 49 का वैल्यू आ गया 18 का स्क्वायर 324 और एच स्क्वायर हो गया 324 माइनस 49 ये लगभग 275 आता है। ठीक है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 275, तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट 275, तो 275 के पीछे हो गया 256 में कितना होता है 256 है ना, और 70 का होता है 289। ये क्लियर है, यानी 16 का होता है 256 और 17 का 289, तो इसके बीच का कोई रूट है, तो ये 16 का स्क्वायर हो गया ये 17 का स्क्वायर हो गया, तो ये लगभग उसका बीच मान लेते हैं 16.5, तो एज का वैल्यू हो गया 16.5 और रेडियस पता है 7 सेंटीमीटर। तो ये दो चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है रिप्रेजेंट रूट अंडर 4.5 ऑन नंबर लाइन। तो रूट अंडर 4.5 तो सभी को पता है कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि ये जो लाइन है मतलब कौन सा लाइन अंडर रूट 4.5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो अंडर रूट 4.5, तो अंडर रूट 4.5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन लेने के बाद हम क्या करते हैं ये ए बी स्ट्रेट लाइन है या लाइन सेगमेंट कितना लेंथ होगा 4.5 लेंथ का होगा। ठीक है, अब यहाँ से ए बी के बाद हम लोग बी सी एक यूनिट एक्स्ट्रा जाते हैं। ठीक है, 1 यूनिट, इसके बाद एक सेमी सर्कल बनाते हैं ए से लेके सी तक। यहाँ बनाने के बाद हम यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। इसके बाद बी को हम लेंगे क्या बी को लेंगे यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से बी को लेंगे सेंटर और यहाँ से यहाँ तक का ले लेंगे रेडियस, सेंटर रेडियस लेकर के यहाँ एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह। तो ये जो आएगा ये जो लेंथ आएगा यही क्या हो जाएगा √3 का हो जाएगा मतलब डी। ठीक है, इस तरह हम लोग स्टेप लिखना जरूरी है। ठीक है, स्टेप 5 लिख देना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ हिस्टोग्राम है, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम लोग देखते हैं हिस्टोग्राम 3 तरह का पढ़े। ठीक है, एक क्या देखे थे हिस्टोग्राम नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल। दूसरा क्या देखे थे कि इसका क्लास साइज जो होता है जो क्लास इंटर का जो क्लास साइज होता है वो वैरी करता है। ठीक है, बस पर है। और तीसरा हम देखे थे क्या कि इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम नहीं होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर कौन सा केस का जो केस नंबर 1 का है सिंपल है 450 सही है 500 यहाँ भी 550 यहाँ भी 550 600। ठीक है, तो जनरल हिस्टोग्राम है। तो हिस्टोग्राम में क्या सिंपल करेंगे कि हम लोग यहाँ पर हिस्टोग्राम बनाते समय ये रखना है कि जो एक्स एक्सिस होता है उसमें क्लास इंटरवल रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। ठीक है, और हिस्टोग्राम में ये भी तो ध्यान रखना है कि 2 रेक्टेंगुलर बार के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे 450 से 500। ठीक है, तो ये हो गया 0 हो गया 450 से लेके 500। अब ध्यान देना 0 से 450 आया तो यहाँ पे एक किंक देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ये 50-50 का इंटरवल ले लो 500 550 600 650 700 750। ठीक है, यहीं तक जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ 16 10 7 मैक्सिमम 16 है और मिनिमम क्या है 1 है। तो हम क्या करेंगे सिंपल है तो 8 इंटरवल लो 2 कर लेते हैं। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, अब इसका तुम बना लो 450 16 है 16 लेकर के यहाँ से हाँ
ड्रॉ कर लेना स्केल से। याद रखना कि जब भी हिस्टोग्राम बनाओगे तो स्केल पेंसिल का यूज़ जरूर करोगे, ठीक है। इसके बाद 500 से 550, 500 से 550 क्या है 10 तक हम इसको बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है 550 से 600 के बीच में 7 बनाएंगे तो 6 से ये हो जाएगा 7 यहाँ से हम ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद 600 से 650 जो हो जाएगा 3 बनाना है तो 3 जो हो जाएगा यहाँ से 3 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद 650 से 700 1 है तो 1 क्या इसका आधा तो 1 हो गया ये, तो ये क्या बन गया एक हिस्टोग्राम बन गया, ठीक है। तो जनरली हिस्टोग्राम 3 नंबर का है, अगर आएगा तो सब बना लोगे। नेक्स्ट है 28। अब 28 में ये बोला जा रहा है कि ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट सी। देखो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल तो एंगल क्या है सी पे 90 डिग्री है। अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम, ठीक है। यहाँ ABC अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम और इट इज AB हेप्टोनियस है, ठीक है। इस पर एक लाइन मिड पॉइंट है, इस लाइन पे एक एम पॉइंट है मिड पॉइंट हेप्टोनियस AB एंड पैरेलल टू BC। अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हेप्टोनियस AB, ठीक है। ये क्या हो रहा है एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D। देखो यहाँ से एक लाइन जो है यहाँ तक जो है BC के पैरेलल, BC क्या है BC के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है AC पर, ठीक है। और यहाँ पर ABC M और N इसको रख दो, ठीक है। और ये पॉइंट कैसा है मिड पॉइंट बोल रहा है, ठीक है। लाइन इज मिड पॉइंट, ठीक है, पैरेलल टू BC। अब देखो ये दो लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्ट AC। क्या करना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC शो करना है। तो तुम्हें पता है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो ये पॉइंट D है, सॉरी D है, ठीक है, ध्यान दो। अभी मिड पॉइंट थ्योरम क्या पढ़े हो, वो भी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम में तुम पढ़े हो, देखो एक बार रिवाइज करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम इसमें क्या था, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC है। इसमें अगर कोई दो मिड पॉइंट दिख रहा है दो एडजेसेंट साइड पे, मान लेते हैं X है और Y है, और ये मिड पॉइंट से लाइन बनेगा, ये सबसे पहले ये पैरेलल होगा, ठीक है, यानी कि XY पैरेलल टू BC होगा। और दूसरा कि XY जो होगा वो हाफ होगा किसका BC का, ये मिड पॉइंट। तो ये कब ये दोनों रिजल्ट होगा, जब X जो होगा मिड पॉइंट होगा किसका AB का, और Y मिड पॉइंट होगा AC का। जब दो मिड पॉइंट होगा दिया तब हम ये मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट है। लेकिन कन्वर्स जो होता है मिड पॉइंट का वो क्या होता है, कन्वर्स में ये चीज़ दिया रहता है कि कोई एक मिड पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है ABC। मान तो यहाँ पर X मिड पॉइंट है और सिंपल बोल रहा है एक मिड पॉइंट दिया रहेगा और दूसरा BC के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ किया रहेगा, ठीक है। तो एक मिड पॉइंट होगा और ये दोनों पैरेलल होगा। तो कन्वर्स में क्या बताता है कि जो रिमेनिंग जो एक पॉइंट होगा ये ऑटोमेटिक मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये कन्वर्स में करता है। अब तो यहाँ पे D मिड पॉइंट है, तो D मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो लिख देंगे M इज मिड पॉइंट ऑफ AB and MD is parallel to BC, so D is also the midpoint of AC। हो गया प्रूफ। अब MD इज परपेंडिकुलर टू AC, तो MD जो है AC परपेंडिकुलर। अब बताओ क्या ये दो लाइन पैरेलल है तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग नहीं होगा, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री नहीं होगा, तो इसलिए MD परपेंडिकुलर AC नहीं हो जाएगा, खत्म। अब इसके बाद CM और MA इक्वल टू हाफ AB करना है। तो देखो CM MA और AB बस तीन चीज़ ध्यान रखना है। CM कहाँ गया, अब तो फिर से फिगर हम बना दे रहे हैं, फिर से देख लो, अब सीधा बना दे रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो ये फिगर बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट एंगल क्या है C पर है, A है, B और C, ये 90 है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है AB पर M और ये इसके पैरेलल है D। साइड पे देखो ये दोनों पैरेलल है और दूसरा ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ से
सी एम और एम ए। अब बताओ एम है, अब देखो ये मिड पॉइंट है तो ये बराबर ये है, ये मिड पॉइंट है तो ये बराबर ये है ना। डी से मिड पॉइंट हो गया ना बाबू, ठीक है, तो ये बराबर ये हो गया। उसके बाद सी एम और एम ए, सी एम कहाँ गया, सी एम। अब देखो यहाँ से यहाँ सी एम कर दो, तो अब देखो यहाँ पे सी एम और एम ए को बराबर करना है, यानी कि अब तुम यहाँ पर देख लो, साफ साफ देख लो यहाँ पर कि सी एम और एम ए को अगर बराबर करना है, यानी कि सी एम को और एम ए को बराबर करने के लिए बताओ ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। और अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो हम सिंपलिसिटी से ये दोनों बराबर कर लेंगे ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये बराबर ये तो दिया हुआ है, दूसरा ये कॉमन दिया है, और तीसरा ये 90 दिया हुआ है, ये 90 दूसरे का है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, राइट हाइपोटेनस साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब राइट हाइपोटेनस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ए एम इज इक्वल टू एम सी हो जाएगा। बोलो किससे, बाय सी पी सी टी से, होगा कि नहीं, बाय सी पी सी टी। इसके बाद अब बताओ जब ये दोनों बराबर हो गया तो लिख सकते हैं सी एम इज इक्वल टू एम ए। अब उसके बाद ए बी से लिंक करना है, तो देखो ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं ए एम प्लस बी एम, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब बताओ, अब यहाँ से हमको बी एम तो नहीं रखना है, तो बी एम की जगह पे एम लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो मिड पॉइंट है। तो ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम लिख सकते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू 2am हो गया। 2am जब हो गया तो बताओ ए बी और एम में रिलेशन क्या हो गया, एम इज इक्वल टू हाफ ए बी हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। उसी तरह जब ए बी को एम से रिलेट कर दिए तो सी एम को भी ए बी से रिलेट कर देते हैं। तो देखो क्या एम की जगह पे सी एम रख सकते हैं, तो एम इज इक्वल टू क्या हो गया, सी एम, ठीक है। ये तो सभी जस्ट प्रूफ की हो, तो ये दोनों बराबर हो गया, तो ये क्लियर हो गया। इस तरह तुमको स्टेटमेंट लिख करके प्रूफ कर देना है। क्या करना है, स्टेटमेंट लिख करके प्रूफ कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, राइट लीनियर इक्वेशन इतना इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। बताओ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 18, इसको x के फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस बी वाई माइनस 18 इज इक्वल टू 0 हो गया ना, लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म में हो गया। अब इसके बताओ कि लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब बताओ a क्या है, तो a हो गया 3, b क्या है तो b हो गया 2, c क्या है तो c हो गया माइनस 18, ये ध्यान रखना, माइनस के साथ लिखना। ऑल्सो राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी आर 4, 3 एंड 1, 2 सोल्यूशन इक्वेशन। अब बताओ 4, 3 और 1, 2 सोल्यूशन है क्या इस इक्वेशन का, तो ठीक है, मानते हैं कि अगर सॉल्यूशन होगा तो एक्स और वाई का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो 0 पूरा रहेगा। तो क्या पहले ले लो 4 और 3 पुट करके देखो, ठीक है। तो 4 और 3 पुट कर रहे हैं, तो एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे 4 और वाई का वैल्यू 3 माइनस 18 इज इक्वल टू 2 क्या आ रहा है 12 प्लस 6 माइनस 18, 18 माइनस 18 क्या आ गया 0 आ गया। तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। अब देखो 1, 2 क्या इसका आ रहा है 0, देख लो 3x प्लस 2y माइनस 18 क्या लेना है 0 के बराबर है, तो 1, 2 को पुट करें, ठीक है। तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 18, 3 प्लस 4 माइनस 18 क्या कभी 0 आएगा, नहीं आएगा। इसलिए सिर्फ 4, 3 सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व करके देना, ठीक है। क्वेश्चन 29 ओके। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में क्या बनाना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और ये बनाना यहाँ भी दोनों और के साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हम क्या यहाँ पर देखेंगे, देख लो यहाँ पर हम क्या बताए थे, 3 तरह का हिस्टोग्राम बताए थे। एक होता है जनरल केस, ठीक है। जनरल में क्या था कि सिंपल अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम होता था एक दूसरे क्लास इंटरवल का, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, इसका अपर लिमिट 42, इसका लोअर लिमिट 47, ठीक है। इसका अपर लिमिट 49, इसका 44। तो क्या हो रहा है, घट रहा है। और दूसरी बात सेम भी नहीं है, तो सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस सेम लाने के लिए हम क्या बताए थे कि अपर लिमिट में 0.5 से माइनस करेंगे
और लोअर लिमिट में भी 0.5 से माइनस करेंगे और अपर लिमिट में भी 0.5 से प्लस करेंगे, ठीक है। तब तो क्लास इंटरवल बराबर हो जाएगा। तो इस तरह लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करके और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करके ये तुम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लो। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते समय तुमको ये ध्यान रखना है कि क्लोज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। समझ आ गया। और किंग का भी यूज़ देख लेना, अगर कंटिन्यू है तो किंग का भी यूज़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ भी देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, देखो 0 से 10, 10, 20, 30, 40 है। देखो ये भी सिंपल है, ये जनरल है, जनरल बेस पर है। देखो यहाँ पे देखो ये सिंपल हो गया, जनरल, ठीक है। ये क्या दोनों क्लास इंटरवल का अपर लिमिट लोअर लिमिट वेरी कर रहा है। और तीसरा हम क्या बताया था, जो कि ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इसी मॉडल पेपर में, ठीक है। तो तीसरा भी क्या था, वेरी होता है क्लास साइज, उसको लेकर के हम बनाते हैं, ठीक है। इसमें बनाएंगे भी, देखो आगे। तो 31 क्या बोल रहा है, द पोइनोमियल इतना एंड इतना व्हेन डिवाइड बाय x - 4 लिव्स रिमाइंडर r1 एंड r2। देखो पहले इस पोइनोमियल को x - 4 से डिवाइड करेंगे, तो x - 4 डिवाइड करें तो रिमाइंडर कुछ आएगा, और वो रिमाइंडर क्या मान लेंगे, r1। तो बताओ, तो x - 4 को 0 के बराबर रिमाइंडर से हम लगा रहे हैं, तो x का क्या आएगा, 4 आ जाएगा। और मान लो px एक पोइनोमियल है जो है x³ + 3x² - 3। x पे क्या पुट कर देंगे, तो x के यहाँ पे हम पुट करेंगे 4, तो आ गया a 4 का क्यूब + 3 4 का स्क्वायर - 3। p4 = a 4 4 16 16 4 जा 64 + 4 2 जा 16 4 4 का स्क्वायर हो गया 16 6 जा 48 - 3, ये हो गया 64a + 45, ये p4 हो गया, ठीक है। इसको मान लिया r1, ये रिमाइंडर आया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक और p के qx मान लेते हैं, अब वो पॉलिनोमियल है क्या, 2x³ - 5x + a। यहाँ भी qx के यहाँ पे क्या रखेंगे 4, तो 2 × 4 का क्यूब - 5 × 4 + a। यार 16 से 64 64 2 टाइम्स, तो 120 128 -20 + a, तो 128 में भी जाए तो 108 + a, इसको क्या मान लें, r2। ये r1 r2 आ गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, शो करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ r1 + r2। तो r1 + r2 का वैल्यू निकालना है, क्या आएगा, तो r1 का वैल्यू क्या आएगा, 64a + 45, और r2 आ गया R2 आ गया 108 + a। ये क्या है, 4a और 108 प्लस हम ये a क्या हो गया 65a + 8 5 हो गया 13 3 हाथ में 1 और 4 4 1 5 और ये हो गया 153, ठीक है। ये हो गया = 0। इन्हें शो कर लाना है, 0 करके हम यहाँ से निकालेंगे वैल्यू r1 + r2 = 0। फाइंड द वैल्यू निकालना a का, तो a का क्या आएगा 65, a = -153, a = -153/65। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 को सॉल्व करते हैं। ये सेक्शन डी 5 नंबर का है, ठीक है। देखो, इन ईच ऑफ द गिवन फिगर्स ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी है, फाइंड एक्स निकालना है। तो एक्स निकालने सभी को पता है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो जो कि इसके पैरेलल कंसिडर कर लेते हैं। तो 35 तो ये भी 35 हो जाएगा ना, और 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दो, 65 और 35 दोनों ऐड होगा तो क्या आएगा 0 10 100, ठीक है। ये 100 डिग्रीज का आंसर हो गया। नेक्स्ट, इन गिवन फिगर, ये इसमें भी सिमिलर क्वेश्चन है, एक ही जैसा है। फाइंड वैल्यू एक्स, तो बता 104 है, यहाँ भी क्या करें पैरेलल करेंगे, तो बता 104 है, तो ये दो पार्ट में क्लिक किए, तो बताओ ये 104 है तो ये क्या आएगा, तो ये दोनों का एंगल का सम क्या होगा 180 होगा ना, कोइन ट्रायंगल है। तो 180 में 104 जाएगा तो क्या बचेगा, 104 जाएगा तो क्या बचेगा 76, तो 76 ये हो जाएगा। उसके बाद 116 है और ये दोनों का भी सम 180 होगा, तो 180 में 116 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 में 6 गया 4, 7 में गया 6, तो 64 डिग्री हो गया। तो 76 और 64 को ऐड कर दो तो 6 4 10 7 में 7 14
140 डिग्री। इसका आंसर क्या हो गया? 140 डिग्री हो गया। ठीक है, नेक्स्ट तो जो भी बता रहे हैं ये सारे में स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, ध्यान देना। ठीक है, हम बस सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि तुम लोग से बन जाओ, स्टेटमेंट सब लिखना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन 33 देखो, 33 में फिर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से। तो वॉल्यूम सरफेस एरिया में तो क्या है, फॉर्मूला लिखना है, दूसरा फिगर ही बनाना है और यूनिट भी लिखना है। तीन चीज़ तुमको ध्यान रखना है क्योंकि ये तीनों का स्टेप वाइज मार्किंग है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एन आयरन पिलर कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। तो एक आयरन पिलर बनाओ, सिलेंडर का है। ठीक है, इसके बाद ये सिलेंड्रिकल पोर्शन बन गया। अब इस आयरन पिलर में जो डायमेंशन दिया उसको मेंशन करो, क्या है 2.8 मीटर हाइट इसका क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2.8 मीटर। ठीक है, इसके बाद 20 सेंटीमीटर इस डायमीटर क्या है 20 सेंटीमीटर एंड अ कोन 42 सेंटीमीटर हाई इन सरमाउंटिंग मतलब इसके ऊपर है। ठीक है, ये इसका हाइट क्या है, इसका हाइट है 42 सेंटीमीटर। अब कर फाइंड द वेट ऑफ पिलर गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू इतना है, यानी देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू 7.8 ग्राम है। तो टोटल वेट निकालना है, तो वेट निकालना है तो जितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसको हम क्या करेंगे, उतना में से 7.8 को गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा, इतना ग्राम हो जाएगा और उसको फिर क्या कर देंगे केजी में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये आएगा कैसे, सेंटीमीटर क्यूब निकालना यानी वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ पहले दो पार्ट में निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर। तो बताओ डायमीटर दिया 20, तो 20 का आधा क्या हो जाएगा 10, पाई आर स्क्वायर एच क्या हो गया, तो एच हो गया इसका हाइट 2.8। दो ये सब सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में कर दो, तो 2.8 इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, एक जीरो यहाँ से हो जाएगा कट जाएगा तो 280 हो जाएगा, 280 सेंटीमीटर। हाइट हो गया 280 सेंटीमीटर। 7 4 28 0 22 8 4 टाइम्स 4 2 8 4 2 8 8 पर 3 0 सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई हो गया 22/7 आर, क्या लिखेंगे आर 10 इंटू 10। हाइट क्या ले लेंगे इस कोन का हाइट दिया हुआ क्या दिया हुआ देखो हाइट 42 सेंटीमीटर, 42 7 6 42 और 3 2 6, तो 22 दूना 44 पर 20 सेंटीमीटर। अब दोनों ऐड कर देंगे तो लिखेंगे टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 88,000 प्लस 4400। ठीक है, तो ये हो गया 0 0 0 4 8 4 12 का 2 हाथ में 1 1 9 92,400 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ तो टोटल वॉल्यूम इतना आ गया। अब क्या बोल रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन पिलर इज इक्वल टू 7.5 ग्राम, या 7.5 ग्राम आपको मिस्टेक हो गया। ठीक है, इसलिए द कॉस्ट ऑफ 92400 सेंटीमीटर क्यूब आयरन पिलर इज इक्वल टू 7.5 को 92400 से गुना करेंगे। ठीक है, 7.5 को 92400 से 7.5 इंटू 9 693,000 ग्राम में, लेकिन अगर केजी में करने के लिए 1000 से क्या करेंगे डिवाइड 3 कैंसिल, यानी कि 693 किलोग्राम। इस तरह 33 समाप्त हुआ। 34 फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ इट्स इस साइड इज डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है। 34 में ये बोला जा रहा है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जब उसका साइड डबल हो जाता है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि एक ट्रायंगल दिया है तुम्हें, उस ट्रायंगल का नाम है ABC मान लेते हैं, और ए के सामने का साइड स्मॉल है, बी के सामने का साइड स्मॉल बी, सी के सामने का साइड स्मॉल सी।
इसका एरिया एरिया में इंक्रीज बोल रहा है। तो बताओ, पहले तो जनरल जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालेंगे। तो इसका ए स्केलेन ट्रायंगल है तो इसका एरिया निकालेंगे, सेमी पेरिमीटर निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखो ये एरिया आ गया, यानी कि फर्स्ट एरिया, ठीक है, A1। अब इसके बाद बोल रहा है कि अगर इस ट्रायंगल का साइड डबल कर दिया जाए तो इसका एरिया में क्या चेंजिंग आएगा, कितना परसेंटेज चेंज होगा। तो ए के सामने 2A, बी के सामने 2B और सी के सामने 2C। अब इसका सेमी पेरिमीटर निकालो। सेमी पेरिमीटर क्या आएगा, 2A प्लस 2B प्लस 2C बाई 2। अब देखो यहाँ ए से ये भी एस है तो हम इसको एस डैश मान लेते हैं या S1 मान लेते हैं, ठीक है। तो S1 इज इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो S1 इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। दो S1 और S दोनों में क्या डिफरेंस है, ये पूरे का 2 है और इसका हाफ रिमूव है। तो लिख सकते हैं कि S और S1 में रिलेशन हम अगर बनाना है तो क्या लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं ऐसे 2S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ 2S और S डैश सेम है, यानी S1 इज इक्वल टू 2S। कोई दिक्कत। अब इसके बाद अब परसेंटेज इंक्रीज बोल रहा तो बताओ, अब इसका एरिया निकालेंगे ना, तो एरिया A2, तो बताओ एरिया निकालने के लिए अंडर रूट S1 डालेंगे। तो S1 जो है S1, तो S1 अब आ जाओ, S1 माइनस ए क्या है 2A, S1 माइनस 2B, S1 माइनस 2C, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, यहीं पर क्लियर हो जाएगा। S1 क्या 2S पुट कर सकते हैं, 2S माइनस 2A, 2S माइनस 2B, 2S माइनस 2C, 2 यहाँ से 2 कॉमन निकला 2, यहाँ से 2 कॉमन निकला 2, यहाँ से 2 निकला कॉमन 2, क्या बच गया S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 पेयर है तो 2 बाहर निकलेगा, 2 इंटू 2 बाहर निकल गया, तो अंडर रूट क्या बचा, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C नहीं बचा। तो बताओ S माइनस A को लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट यानी A1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो लिखेंगे कि A2 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 इंटू A1, क्या गया A2 इज इक्वल टू 4 इंटू A1। अब देखो बोल रहा है परसेंटेज इंक्रीज, तो पहले इंक्रीज कितना हो आप लोग लिखे, ठीक है। तो इंक्रीज यानी कि इंक्रीज कैसे हो रहा है, पहले वाले से बाद वाले में माइनस, यानी बड़ा में छोटा, तो बड़ा ये हो गया, यानी कि A2 माइनस A1 यही इंक्रीज हुआ। तो A2 को लिख सकते हैं 4A1 और A1 को A1 लिख दो, 3A1 आ गया। अब परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज मतलब पहले कितना इंक्रीज हो लिखो, 3A1 इंक्रीज हुआ, किस से 3A1 बढ़ा किस से, पहले वाले से ना, A1 वाले से। A1 नीचे लिखेंगे, परसेंटेज फ्रैक्शन में तो परसेंट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, A1 कट गया, 3 इंटू 100, 300% इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह तुमको ध्यान देना है। नेक्स्ट है, इसी में और है, और में वही स्केलेन ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल वही तरह बना लोगे। स्केलेन ट्रायंगल का 5x पेरीमीटर दिया हुआ है तो नहीं निकलेगा, 5x प्लस 12x प्लस 13x इक्वल टू 150, तो 12 5 17 3 30 हो जाएगा, 30x इक्वल टू 150। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 5 आ गया, तो 5 आ गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो गया 5 5 25, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 12 5 60, इसका वैल्यू होगा 13 5 65, ये हो गया। फाइंड द ट्रायंगल, तब ए पता है, बी पता है, सी पता है, निकाल लो, सिमिलर है, तो निकाल के देखो आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 25, फाइंड द इंटीग्रल रूट्स। इंटीग्रल रूट देखो क्या होता है, अपने इतना तो देखो इंटीग्रल रूट्स कहने का मतलब देखो ये जनरली ये f(x) जो है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, x³ प्लस 6x² प्लस 11x
प्लस 6। लेकिन जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा तो हम लोग को देखो ध्यान देना पड़ता है कि इसको तो क्लियर है कि 3 डिग्री है तो 3 जीरो होगा, 3 जीरो कौन सा वही निकालना। देखो हम रैंडम पुट करेंगे वैल्यू, तो रैंडम पुट करने के लिए बताए थे कि स्टार्टिंग करेंगे +-1 से, ठीक है। क्या करेंगे, स्टार्टिंग +-1 से, +-1 रखो, +-2 रखो, +-3 रखो, +-4 रखो। अगर इधर रख के चलो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो +1 रखते हैं पहले, तो +1 पुट करते हैं तो F1, तो क्या आना चाहिए F1, मतलब मेरा वैल्यू रखने का मेन पर्पस क्या है, इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, ठीक है। तो 1 रखते हो तो क्या आएगा, 1 का क्यूब +6 × 1 का स्क्वायर +11 × 1 +6। तो बताओ 1 + 6 + 11 + 6, 0 नहीं आएगा तो 1 नहीं रखा गया, ठीक है। F-1 रखो तो -1 का क्यूब +6 × -1 का स्क्वायर +11 × -1 +6, तो -1 का क्यूब तो -1 और ये +6 हो जाएगा, -11 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ये 6 12, 12 में गया 11, 11 में गया 0, यानी कि इसका वैल्यू सही है, -1 एक इंटीग्रल रूट हो गया। उसी तरह +2 रख के देखो, F+2 रखते हैं तो इसमें 2 करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 8 क्यूब +6 × 2 का स्क्वायर +11 × 2 +6। अब देखो 2 × 4 = 8 +2 × 4 24 +11 × 22 +6 क्या आ जाएगा, 24 और 8 हो जाएगा, 24 24 से 30, 30 8 38, 38 2 40 और 20, 40 + 60, 60 है तो नहीं होगा, नहीं होगा। F-2 रखो, -2 पुट करेंगे तो -2 का पावर 3 +6 × -2 का स्क्वायर +11 × -2 +6, 2 × 4 = 8 -8 और +6 4 24 -22 +6, तो 24 और 6 28 -8 -22। तो देखो यहाँ पे दो सही है, दोनों में -8 आउट ऑफ 4 और -22 +6, यानी 24 6 30 होगा, 24 से 30, 30 में 8 गया 22 - 22 = 0, यानी कि -2 भी इसका इंटीग्रल रूट आ गया। एक और ढूंढना है तो एक और +-3 अब जाएंगे, F3 पुट करो तो 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 का क्यूब +6 × 3 का स्क्वायर +11 × 3 +6, क्या है 3 9 27 +6 × 9, 9 4 9 24 54 +33 +6, दो सब प्लस में तो ये नहीं आएगा। F-3 रखो, -3 = -3 का क्यूब +6 × -3 का स्क्वायर +11 × -3 +6। देखो इसका आंसर आता है 3 9 27 -27 +6 9 4 9 54 +-33 +6, ये लगता है इस बार आ गया, ठीक है। 54 में 6 हो गया 61, 54 6 60, ये 60 में -27 -33, 0 हो गया, ठीक है। तो देखो 3 वैल्यू आ गया ना, 3 0, यानी कि इसका इंटीग्रल रूट -1 -2 और -3 क्या हो गया, इंटीग्रल रूट्स हो गया। तो इस तरह वैल्यू पुट करके हम लोग देखते हैं। अगर मान लो नहीं आता तो +-4 पुट करते हैं। तो ध्यान देना इस तरह के केस में पहले स्टार्टिंग +-1 से स्टार्ट करते हैं, ये नहीं होने के बाद ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद 36 जो है, अब यहाँ केस बेस्ड रेडी क्वेश्चन है। अब सिंपल सी बात है, देखो अब खाली पढ़ो और आंसर बनाओ। अजय लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली में रहता है अजय। अ सिटी ऑफ अजय's फादर इज इन लॉज रेसिडेंस इज जयपुर, 600 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, यानी कि एक सिटी अजय के फादर का दिल्ली में ही है, जो कि 600 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली से 600 किलोमीटर है, ठीक है, यानी कि दूरी जो है 600 किलोमीटर। अजय यूज टू ट्रैवल दिस 600 किलोमीटर पार्सली बाई ट्रेन और 600 पार्सली बाई कार, यानी कि ये धीरे धीरे जो है ट्रैवल करना चाहता है। 600 किलोमीटर कैसे कैसे जा रहा है, कभी ट्रेन से तो कभी कार से। नेक्स्ट, ही यूज टू बाई चीफ आइटम्स फ्रॉम दिल्ली, मतलब दिल्ली से कुछ सामान खरीद के जयपुर में बेचा और जयपुर से भी कुछ सामान खरीद करके दिल्ली ले आना चाहता है, ठीक है। तो वंस फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, जब दिल्ली से जयपुर जा रहा था तो ही फॉरवर्डेड जर्नी ही कवर्ड 2x किलोमीटर बाई ट्रेन, ट्रेन से कितना कवर किया 2x, ट्रेन से 2x कवर किया
और टैक्सीज कितना y, तो टैक्सीज से y। बट वाइल रिटर्निंग ही डिडेंट गेट रिजर्वेशन, रिजर्वेशन नहीं होने के कारण ये जयपुर से ट्रेन खुला तो पहले 2y किलोमीटर गया इधर, ठीक है, उसके बाद जो है x किलोमीटर गया बाय ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। ही टुक 8 आवर्स बट रिटर्न दो, जाने में इसको लग गया 8 घंटा लेकिन आने में इसको लग गया 10 घंटा। क्वेश्चन राइट द अबव इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ग्रुप में लिखना, तो बताओ ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 600, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 600 और इसके बाद x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 600, ठीक है, ये दोनों इन टर्म्स ऑफ y हो गया x और y। इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो सॉल्व करेंगे सिंपल, सिंपल सॉल्व करने क्या करेंगे, यहाँ से y का वैल्यू निकालो 600 माइनस 2x और यहाँ से निकालो यहाँ पुट कर दो, तो x प्लस 2 इंटू 600 माइनस 2x इज इक्वल टू 600, तो x प्लस 1200 माइनस 4x इक्वल टू 600, तो x माइनस 4x क्या हो जाएगा माइनस 3x और 600 को 1200 जोड़ तो माइनस 600 कट गया, तो इसका जो क्या आ गया 200, x जो क्या आ गया 200, तो सॉल्व फाइंड वैल्यू x 200, तो y निकालो, तो y का वैल्यू रख देंगे 600 माइनस 2 इंटू एक्स 200, तो 600 माइनस 400 कितना आ जाएगा 200, तो y भी और x भी दोनों सेम है। फाइंड द स्पीड ऑफ टैक्सी, टैक्सी का स्पीड निकालना, तो बताओ टैक्सी कहाँ है, यहाँ है, तो टैक्सी का स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो टैक्सी का स्पीड निकालने के लिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। देखो ये तो दिया हुआ है, इधर से दिल्ली से जयपुर जाने में 8 घंटा लगता है, ठीक है, तो यहाँ देख लो कि अगर x और y का वैल्यू आ गया तो ये तो क्लियर है ना, ये कितना किलोमीटर गया, तो 2 इंटू एक्स ये चल गया 2 इंटू 2 400 किलोमीटर और y कितना है 200 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर तुमको ये निकालना स्पीड है, तो स्पीड निकालना है दोनों का स्पीड टैक्सी का, ठीक है, तो टैक्सी का जाने में कितना 8 घंटा लग रहा है, तो 8 घंटा लग रहा है, तो इसका टाइम मान लो इसका स्पीड है u, इसका स्पीड है v, तो मान लो तो स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम निकालेंगे दोनों का, t1 निकालना, टाइम क्या होता है टाइम इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टाइम दिया डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो गया 400 और इसका स्पीड क्या मान ली u प्लस t2 हो गया क्या 200 बाई इसका स्पीड मान ली कितना v इज इक्वल टू 8, उसके उसी के जैसा हम इसको निकालेंगे, तो ये x किलोमीटर है, तो x क्या आएगा 200 बाई u, ठीक है, और 400 बाई v इज इक्वल टू क्या निकालना है इक्वल टू कितना ये है 10 आवर्स। अब ये दोनों को सॉल्व करो, u और v का वैल्यू निकाल लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करो बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 37 जो लास्ट क्वेश्चन है आप देख लो, इसको समझा दे रहे हैं थोड़ा सा। ये सिंपल जो है एक पैरेललोग्राम पार्क है, पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू CD, AB पैरेलल टू CD भी दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू BC भी दिया हुआ है, ठीक है, AD पैरेललोग्राम है। अब म्यूनिसिपलिटी क्या किया, दोनों तरफ ट्रायंगल लगा करके एक पार्क में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ट्रायंगल APD और BCB ये दोनों दिख रहा है, ये और ये दिख रहा है, बोथ ट्रायंगल से शो करना है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। देखो ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सिंपल देख लो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा। देखो रेक्टेंगल है तो ये बराबर ये है ना, दूसरा ये बराबर ये पैरेललोग्राम है जो दिया हुआ है, उसके बाद तीसरा ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री है, तो बताओ राइट हाइपोटेन्यूज साइड से ये दोनों ट्रायंगल हो गया, RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCD से कुछ भी लिख सकते हैं। अब तुम देखो PD CPCD से PD ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा BQ के बराबर होगा CPCD से, तो यहाँ BQ हो जाएगा। अब सो दैट ABC यानी ABC ट्रायंगल, ये ABC ये ट्रायंगल, ठीक है, और ये ट्रायंगल, ये दोनों कॉमन बताना है, ठीक है। तो कॉमन बनाने के लिए देखो ये कॉमन हो गया
कॉमन। इसके बाद देख लो यहाँ पर ये बराबर ये है और ये बराबर ये भी है, तो साइड 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 से कॉमन हो गया सिंपल। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल एम, एम का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो मतलब सिंपल सी बात है, एम का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग देखो यहाँ पर x और यहाँ पर y है, तो जब 90 है, ये 90 है, तो ये दोनों निकाल लो, ठीक है, कोशिश करो ये दोनों एंगल निकल जाएगा, ठीक है, निकालो, आंसर आ जाएगा, दिमाग लगाना, निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है देखो सैंपल नंबर 5 जो हम कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं सैंपल नंबर 6, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सैंपल पेपर नंबर 6। तब तक के लिए गुड बाय।